नमस्कार। अमर उजाला न्यूज रूम लाइव से मैं अमित मुद्गल। सत्ता संग्राम के लिए चल रहे सियासी महासमर में मुकाबले आधे से ज्यादा हो चुके हैं। 3 चरणों का मुकाबला केवल शेष रह गया है। अब तक जितने चुनाव हुए हैं उसको लेकर और आगे क्या हाल है ये जानने के लिए हम सभी साथियों से बात करेंगे। पिछले चुनाव की बात करें तो 41 सीटों पर हुए इन चुनावों में मुकाबले बहुत कड़े रहे थे। 8 सीटों पर जहां विपक्ष ने अपनी जीत का परचम लहरा दिया था, तो इसमें से 1 सीट पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस जीती थी। बड़ी बात यह थी कि इसमें से 6 मुकाबले बहुजन समाज पार्टी ने जीत लिए थे। हम बात करेंगे अपने सभी वरिष्ठ पत्रकारों से कि इन आने वाले चरणों में इस बार क्या सीन रहने वाला है और सियासी बयार किसकी तरफ बहती, किसके विपक्ष में बहती या किस मिजाज को भांपती नजर आ रही है। अजीत बिसारिया जी से बात करेंगे। बिसारिया जी, क्या चुनावी मिजाज है और क्या बदलाव नजर आ रहे हैं? देखिए अमित जी, जैसा कि आपने खुद ही अभी बताया है कि इस चुनाव में जो है बसपा का इस चरण में 5वां जो चरण है बसपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। और ये बात सच है, सही है जो हम मतदाताओं का रुख देख रहे हैं कि इस चुनाव में बसपा पिछला 2019 का अपना प्रदर्शन दोहरा पाएगी, इसमें सबको संशय है। इसलिए भाजपा और सपा यानी इंडिया और एनडीए दोनों ही इस पर लगे हुए हैं, इस अपनी रणनीति बना रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा शेयर, ज्यादा से ज्यादा सीटें खुद हासिल कर सकें। अब कौन कितना सफल होता है ये तो वक्त। धन्यवाद। बातचीत के इस क्रम को हमारे वरिष्ठ साथी रोहित जी आगे बढ़ाएंगे। रोहित जी, स्वागत आपका। बच्ची 39 सीटों में से 6 सीटें बसपा के पास, 1 सीट कांग्रेस के पास और 1 सीट सपा के पास। यानी मुकाबला पिछली बार भाजपा के सबसे क्लोज बसपा थी। क्या बसपा फिर से वही परफॉर्मेंस दोहराने जा रही है? देखिए, अगर हम 2019 के जो है नतीजे देखें तो सपा कांग्रेस से ज्यादा खतरा जो है भाजपा के लिए बसपा है इन सीटों पर। और बसपा का अगर आप टिकट जो जिस तरह इन्होंने बांटे हैं, आप उस पर अगर गौर करें तो हर जगह वो सपा को नुकसान पहुंचा रहे हैं जी। ठीक है, तो उसको देख करके मुझे नहीं लगता है कि जो है सपा इन सीटों पे बहुत अच्छा कर पाएगी। और एक बहुत हाँ, और बसपा नहीं, सपा की मैं बात कर रहा हूँ। और एक बात और ध्यान दीजिए कि सपा और बसपा ने पिछली बार मिल के चुनाव लड़ा था। पूर्वांचल में बसपा को तो फायदा मिला लेकिन सपा को नहीं मिला उसकी सीटों पर। इसकी वजह भी तलाशनी होगी। बसपा का टिकट जिस नए पैटर्न से टिकट बांटे हैं, आपको क्या लगता है कि ज्यादा वो नुकसान उन अगर प्रत्याशी उसकी जीत नहीं रहे हैं तो ज्यादा नुकसान किसका कर रहा है? देखिए, बसपा ने जो टिकट बांटे हैं तो वहाँ पे एक तो बसपा लगातार सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से टिकट बांट रही है, लेकिन पूर्वांचल में जहाँ पे श्रमिक वर्ग ज्यादा रहता है, मुस्लिम ज्यादा है, वहाँ पे उसने ओबीसी को और मुस्लिमों को टिकट अधिक दिए, ब्राह्मणों को टिकट कम दिए। बची हुई 41 सीटों में 33 भाजपा के पास। भाजपा के लिए चुनौती वैसी बनी हुई है, उसकी सीटें कम होनी जा रही हैं या वो अपने पुराने नंबर को और बढ़ा भी सकती है? बिल्कुल ये सही बात है कि जितना आसान बताया जा रहा है उतना आसान आगे के चरणों में भाजपा के लिए चुनाव नहीं दिख रहा है। उसकी वजह यह है कि इन सीटों में जो आगे के चरण है, इन सीटों में 7 सीटें ऐसी हैं जो भाजपा के खाते में नहीं जी, जिसमें 6 पे बसपा है, 1 पे कांग्रेस है और 1 पे सपा जीती थी पिछले चुनाव में। इस चुनाव में उन सीटों को जीतना तो भाजपा के सामने एक बड़ी चुनौती है ही, साथ ही 8 ऐसी सीटें भी हैं जिनमें भाजपा को 50,000 से कम मार्जिन से जीत मिली थी जी। और उसमें से 1 सीट तो मछली शहर ऐसी भी है जिसपे मात्र 181 वोट से भाजपा प्रत्याशी जीता था। और इस सबसे बड़ी बात ये भी है कि भाजपा के तीनों जो सहयोगी दल हैं यूपी में, ये तीनों के प्रत्याशी भी इसी चरण में चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो भाजपा के साथ साथ उनका भी एक परीक्षा होनी है। इसी फेज में राहुल की भी सीट है, इसी फेज में मोदी की भी सीट है। यही वो फेज है जहां पर आजमगढ़ का सपा का दुर्ग है, यही वो फेज है जहां से योगी आदित्यनाथ आते हैं। इन चारों पार्टियों के लिए बचे हुए 3 फेज महत्वपूर्ण हैं। किस तरह के समीकरण बाकी 3 चरणों में आपको दिखते हैं? रोहित जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब अलग अलग दंगल सजता है तो अखाड़ों में दांव पेच भी अलग अलग ही चलते हैं।
पश्चिम का दंगल अब अवध के अखाड़े में तब्दील हो चुका है। जी। जो पिछले दांव पेच थे, प्रतिद्वंदी उन दांव पेचों को जान चुके हैं। वहां जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या अन्य मुद्दों पर जो चुनाव हुए, इस चरण में वो बदल गए हैं। यहाँ अब मान मनोबल, जोड़ तोड़ जो रूट हैं उनको मना लिया गया है, मनाने की मशक्कत है। तो यहाँ पूरा सीन अब बदलता नजर आ रहा है। पुराने मुद्दे पुराने हो गए हैं, नए मुद्दों को नई ताजगी, नई धार देकर नए रूप में पेश किया जा रहा है। पुराने मुद्दे पुराने हो गए हैं, बचे हुए 3 चरणों में नए मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस पिछली बार अकेले चुनाव में थी, उसकी पारंपरिक सीट अमेठी भी उससे छिन गई थी। इस बार वो सपा के साथ में अलायंस में है। 17 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। क्या हम उम्मीद करें कि इस बार कांग्रेस कम से कम पिछला चुनावी प्रदर्शन को बेहतर कर सकती है? रोहित जी, कांग्रेस के पास यूपी में खोने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पिछली बार सिर्फ एक सीट जीती थी अकेले, इस बार सिर्फ रायबरेली से प्रत्याशी बदला है। सोनिया जी की जगह पर राहुल गांधी मैदान में है। गठबंधन में उनकी स्थिति काफी मजबूत और अच्छी है। शायद यही वजह है कि आप देखेंगे कि दूसरे चरण के बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं के दौरे, रैलियां, संयुक्त सभाएं काफी बढ़ गए हैं। तो ऐसे में रिजल्ट तो क्या होगा ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस बेहतर करने की स्थिति में होगी। कांग्रेस बेहतर करने की स्थिति में होगी। क्या इन चुनावों में बदले हुए नैरेटिव में, जो 1 महीने पहले का नैरेटिव था और आज का है, क्या बीजेपी भी बेहतर करने की स्थिति में है? जी हाँ, आप अगर देखें शुरुआती 4 चरणों की तुलना हम अगर नेक्स्ट 3 फेज से अगर करते हैं तो उसका असर निश्चित रूप से पड़ेगा। नैरेटिव चेंज हो रहा है, माहौल में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल रहा है। मोदी की गारंटी के साथ भाजपा जो पहले बहुत आक्रामक थी और उसके रुख को देखते हुए विपक्षी गठबंधन जो पहले बहुत ऑफेंसिव मूड में नहीं था, डिफेंसिव था, अब उसने भी मोदी की गारंटी शब्द लिया और अब 4th फेज के बाद उसने जो है इस चरण के साथ में ही अपनी गारंटी उसने पेश की। और ये 3 जो उसने मेन गारंटी दी है, मुझे लगता है कि वो जरूर मतदाताओं को कुछ हद तक आकर्षित कर सकती है। उसमें एक है मेन जो 10 किलो राशन, दूसरा है जो महिलाओं को 1 लाख रुपए साल की जो है उनको फिक्स कमाई उनको जो है दिया जाएगा, पैसा जो है दिया जाएगा, और तीसरा है 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस हर भारतीय को। मोदी की गारंटी काम कर सकती है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस का मैनिफेस्टो काम कर सकता है। इस पर 4 जून को फैसला आ जाएगा। 80 सीटों में बची हुई 41 सीट वो सीटें हैं जहां चारों पार्टियां अधिक से अधिक सीटें जीतकर अपनी टैली को ठीक करना चाहेंगी। सबके अपने अपने दावे हैं। राहुल गांधी अपनी सभाओं में बीजेपी को 180-200 सीटें दे रहे हैं। बीजेपी 400 के नारे को तो वैसे अब नहीं दोहरा रही है, लेकिन वो लगातार इस बात को कह रही है कि मोदी तीसरी बार मजबूती से सरकार बनाने जा रहे हैं। जो बाकी के 3 चरण बचे हुए हैं वो पहले के 4 चरणों से कैसे अलग हैं, इस बारे में हमारे संपादक विजय त्रिपाठी जी अपनी राय रखेंगे। सर। थैंक यू रोहित। पहले के 4 चरणों से अब के 3 चरण कैसे अलग? आखिरी के 3 चरण ज्यादा चैलेंजिंग है रूलिंग पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए। इन चरणों में ही जो बीजेपी टोटल 14 सीटें लूज की है स्टेट में लास्ट संसदीय चुनाव में, तो ज्यादातर सीटें इसी के पूर्वांचल क्षेत्र। तो पूर्वांचल का युद्ध उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण है, अहम। और मुद्दे की जहां तक बात है तो मुद्दा इस फेज में देखिए तो आप वो लाभार्थी वाला जो सेक्शन है उस पर कहीं फोकस हो गया। आज अखिलेश ने भी ऐसी बात कही है, कर्जे माफ की। और जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका भी कहना था कि जो मुफ्त राशन मिल रहा है हम डबल कर देंगे। तो ये एकदम से इन चरणों में ये कमजोर हो रही बसपा, ऐसे अनुमान है कि बसपा कमजोर है। बसपा के तथाकथित कमजोर होने का लाभ इंडिया अलायंस को ज्यादा दिख रहा है या बीजेपी को मिल सकता है? बसपा का जो कोर वोटर है वो बहन जी के नाम पे वोट देता है, जो भी एक सीमित संख्या में है उनके नाम पर देता है। हाँ, इसके अलावा जो और वोटर हैं तो उनको एक बड़ा लाभार्थी वर्ग है जो बीजेपी के साथ पिछले चुनाव में देखा गया था।
लाभार्थीकरण, उस पर इस बार कांग्रेस भी थोड़ा डोरा डाल रही है। 10 किलो राशन की बात आज लखनऊ में ही कही गई है। क्या बचे हुए 3 चरणों में 10 किलो राशन देने की बात कांग्रेस को कुछ एज दे सकती है? हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा उनको उसमें लाभ मिल सकता है। प्लस उनके पास वो आरक्षण को लेकर, संविधान को लेकर एक जज्बाती मुद्दा भी है जिसे वो हाईलाइट काफी कर रहे हैं। तो थोड़ा जज्बात भी है, थोड़ा फ्रीबीज भी है, ये सब इस फेज में और ज्यादा देखने को। सर का कहना है कि कई सारे जज्बाती मुद्दे इस फेज में हैं, साथ में कई सारी ऐसी घोषणाएं हैं जो दोनों तरह की पार्टियां अपने अपने तरीके से कहकर वोटरों को लुभा रही हैं। अब किसकी बात जनता सुनती है, इसका फैसला 4 जून को होगा। इसी तरह की डिबेट के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।